देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और ये है लॉज ऑफ गैसियस स्टेट। इसमें हम वाइल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे और ये है गैर-यूशॉक्स लॉ। इसी को बोलते हैं एमेंटॉन्स लॉ। ये जो लॉ है ये गैस के टेम्परेचर एंड प्रेशर इनके बीच एक रिलेशन बताता है। समझे बच्चों कि ये जो लॉ है ये गैस के प्रेशर और टेम्परेचर इनके बीच क्या रिलेशन है इसको डिस्कस करता है। देखो इस लॉ में क्या बोला गया कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, मींस अगर हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, the pressure of given mass of gas increase or decrease while 1/273 of its pressure at 0 degree centigrade for every degree centigrade rise or fall in temperature। बात समझे बच्चों? ये लॉ ये कहता है कि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए और गैस की एक डेफिनेट अमाउंट ली जाए और गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया जाए तो गैस का प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है उसका 1/273 टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाता है। और अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज किया तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर है गैस का उसका 1/273 पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम को लिया गया है, यहां पर प्रेशर को लिया गया है। समझ गए ना कि वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज or decrease by 1/273 of its pressure at 0 degree centigrade for every degree centigrade rise or fall in temperature। इस तरह से यदि हम एक T टेम्परेचर पर प्रेशर लें, यहां पर Pt क्या है बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड P0 जो है ये है प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने चार्ल्स लॉ में बताया है। वहां पर V0 Vp लिया था, यहां पर ये लिया। और आगे बढ़े तो यहां पर हम देखते हैं कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि Pt अपॉन P0 इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। अब आप जानते हैं कि Tk इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड और Tk जो है या T नॉट हम इस तरह से ले लें कि हम इसको ऐसा लें कि T जो है ये है केल्विन में टेम्परेचर 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड और T ये हो गया 273। तो हम इसको ऐसा लें और आगे बढ़ा दें Pt अपॉन T और P नॉट अपॉन T नॉट, और ये रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा चाहे कितना भी टेम्परेचर चेंज करें। तो P अपॉन T, ठीक है, एक कांस्टेंट रहेगा, मींस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि द प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस। यही है कौन सा लॉ, गैर-यूशॉक लॉ। यहां P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 ले सकते हैं। अगर हम यहां पर ग्राफ लें P और T के बीच में तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। ये जो थीटा है समझ गए ना, tan थीटा के फॉर्म में लिया जाए, स्लोप ली जाए तो ये K की वैल्यू बताता है। और अगर हम P अपॉन T और T के बीच में ग्राफ लें तो हमें ऐसा आएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये रेशियो तो कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे टेम्परेचर ले लें चाहे आप यहां प्रेशर लेके ग्राफ बनाएं। ओके, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन रहा है जैसा कि हमने किसमें देखा था, चार्ल्स लॉ। और आगे अगर हमें ग्राफ और पूछा जाता है इस तरह से कि P इक्वल टू आपने देखा KT है तो log P इक्वल टू log K प्लस log T। अब हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें
log p एंड log t, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी जो इसका स्लोप है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 1 के बराबर होगा, मींस tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा 45 डिग्री का मिलेगा। और ये जो हमारा इंटरसेप्ट दिख रहा है ये log k के बराबर होगा। अब हम दो ग्राफ्स और लेंगे जो कि गैस के वॉल्यूम चेंज होने के बेस पर और गैस की मास चेंज करें, तो हमारा P और T के बीच में जो लाइंस आएंगी, स्ट्रेट लाइंस, वो क्या रिलेशन बताती हैं। तो यहां तक पहले नोट करते हैं। अब देखो बच्चों, इस तरह के भी ग्राफ्स आते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम ले रहे हैं T और P के बीच में ग्राफ, लेकिन यहां पर एट डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या ले रहे हैं हम यहां पर, गैस के डिफरेंट वॉल्यूम्स। अब यहां पर अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करके देखें, मतलब हमें ये बताना है कि V1, V2, V3 इनमें क्या रिलेशन है। तो मैंने यहां पर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मींस यहां पर एक ही प्रेशर की वैल्यू में हम तीनों जो हमारी स्ट्रेट लाइंस है उनको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेंपरेचर है T1, इस पॉइंट में है T2 और इस पॉइंट में है T3, और T1 से बड़ा है T2 और T2 से बड़ा है T3। तो हम ग्राफ से पता चल रहा है। अब हम ये रिलेशन जानते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ कि एट कांस्टेंट प्रेशर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, मींस T1 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो है V1, तो T1 और V1 इस तरह से, या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे समझें आप कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T2 और V3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T3। तो V1 के करस्पॉन्डिंग जो टेंपरेचर वॉल्यूम है V1, वो सबसे, आप देख रहे हैं कि ये टेंपरेचर सबसे कम है तो ये वॉल्यूम भी सबसे छोटा होगा। फिर V2 और बड़ा हो गया। आप देख रहे हैं T3 सबसे ज्यादा टेंपरेचर है तो उस समय वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टेंपरेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो हमारा इस तरह से टेंपरेचर के बेस पर वॉल्यूम का रेशियो या रिलेशन निकलेगा। तो ध्यान रखें कि इस तरह के ग्राफ्स हों तो किसी एक लाइन में से आप एक कांस्टेंट एक लाइन ऐसी लें और फिर इस लाइन में या इस लाइन में हम इन जो वैल्यूज है या जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसका रिलेशन, जैसे आपने टेंपरेचर का रिलेशन वॉल्यूम से देखा और आपने डिसाइड कर दिया कि V1 से बड़ा V2 और V2 से ज्यादा V3, इस तरह के ग्राफ्स आ गए। दूसरा यहां पर हम वही का वही ग्राफ है P और T के बीच में, बट यहां पर हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस। यहां पर हमने गैस की डिफरेंट अमाउंट्स ली है। अब एक रिलेशन में पहले आप वही कर लें, कांस्टेंट प्रेशर रखें और T1, T2, T3 ये इस तरह से आपने देखा, T1 से बड़ा T2, T2 से बड़ा T3। फिर आप T=nRT का एक रिलेशन लेते हैं, इससे T और W के बीच का रिलेशन देखा तो आपने देखा T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द W, मींस जहां पर अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो कम अमाउंट, अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो हमें कम अमाउंट की जरूरत होगी उस प्रेशर को लाने के लिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर T1 के करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट है वो है W1। तो टेंपरेचर सबसे कम है तो अमाउंट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन। और वैसे भी आप समझें कि हमें सेम प्रेशर लाना है और अमाउंट डिफरेंट टाइप की है, तो जहां अमाउंट कम होगी वहां हमें टेंपरेचर ज्यादा देना होगा, तब हमें प्रेशर उतना मिलेगा। ऐसे ही T3 सबसे ज्यादा टेंपरेचर है, तो जब टेंपरेचर सबसे ज्यादा है तो अमाउंट सबसे कम लेनी पड़ेगी, उतना ही प्रेशर हमें लाना है। तो हमारा W1, W2, W3 ये रिलेशन बनेगा इस ग्राफ के बेस पर। तो इस तरह के आपको ग्राफ्स दे दिए जाते हैं और यहाँ पर जो आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनकी अमाउंट या उनमें रिलेशन पूछ लिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए इस ग्राफ को। अब देखो बच्चों, गैलिलियो लॉ से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, इनको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी हैं, हम इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस तरह से है, पहला है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्लोरीन गैस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाज 1.5 लीटर। द प्रेशर एक्सर्टेड
was 45 atm. The volume of vessel gas kept constant. The what will be the pressure at 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कि हमारे पास P1 कितना है. तो ये कितना है 45 atm. T1 कितना है, तो ये कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 273 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 323 केल्विन. केल्विन में टेंपरेचर लेना है हमें. P2 ये है कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है. T2 है 80 डिग्री, मतलब यहाँ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 273 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 353 केल्विन. बस अब आपको क्या रिलेशन लेना है, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन क्या T2. ये हमारा रिलेशन है. तो P1 हो गया 45, यहाँ पर 323 इक्वल टू P2 हमें कैलकुलेट करना है. T2 क्या है 353, तो P2 इक्वल टू 45 इंटू 353 अपॉन 323. तो देखो ये कितना आ जाएगा, तो हो गया 45 इंटू 353 डिवाइडेड बाय 323, ये आ रहा है 49.17. कितना आ गया 49.17 atm. यही इसका सॉल्यूशन. समझ गए यहाँ तक. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. बस आपको ये देखना है कि हमें क्या रिलेशन यूज करना है, उनमें से कौन से टर्म है जो वैल्यू दी गई है, किस टर्म की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. बस रिलेशन लेना. यहाँ वॉल्यूम केवल कंडीशन बताने के लिए दिया गया है, इसका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व में कोई यूज नहीं है. देखो ये कह रहा है गैस सिलेंडर कंटेन कुकिंग गैस वाज नॉट स्टैंड विद स्टैंड द प्रेशर ऑफ 14.9 atm. ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है कुकिंग गैस का, जो कि कितना प्रेशर सह सकता है 14.9 atm. मतलब प्रेशर इतना तक ही उस सिलेंडर में हो सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा. The pressure gauge of the cylinder indicates 12 atm at 27 degree centigrade. वो कह रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है 12 atm. Due to sudden fire in building, the temperature start rising. At what temperature the cylinder will explode? तो अब वो कह रहा है कि बिल्डिंग में एक फायर हो गया, आग लग गई, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ने लगा. तो वो टेम्परेचर क्या होगा जिसमें सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाएगा, विस्फोटित. तो देखो मैक्सिमम कितना प्रेशर सह सकता है सिलेंडर 14.9. हमें इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. वही टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाएगा. तो देखो हमें यहाँ पर लेना है P1, तो P1 है 14.9 atm. T1 कितना है, ठीक है. तो T1 अगर आप देखें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये तो हो गया हमारा P2 और ये हो गया T2. ये हमें कैलकुलेट करना है. P1 हम ये वाला लेंगे, ये है 12 atm, और T1 हमारे पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 300 केल्विन. बस P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन क्या यूज कर दो T2 आ जाएगा. तो P1 कितना है देखो 12 और ये है 300. P2 हमें कैलकुलेट दे रखा है 14.9 और T2 हमें कैलकुलेट करना है. तो T2 इक्वल टू 14.9 इंटू 300 अपॉन में कितना कर दें 12. तो ये वो टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा जिस पर हमारा सिलेंडर, जिसके ऊपर टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोडेड हो जाएगा. 372.5 कितना आ जाएगा 372.5 केल्विन. अगर सेंटीग्रेड में दे दे तो 372.5 माइनस 273, ओके, मतलब 372.5 माइनस 273, तो ये आपको क्या आ जाएगा 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये वो टेम्परेचर होगा जहां पर हमारा इस टेम्परेचर से ऊपर पहुंचते ही सिलेंडर एक्सप्लोडेड हो जाएगा. तो यहां तक बात समझ गए. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन थे, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने खूब सारे क्वेश्चंस कराए हैं. आप चाहे तो स्टेट ऑफ मैटर देखें, वहां पर आपको पूरा डिटेल में भी मिलेगा. यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ किस तरह के. अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो लॉ है वो है अवोगाद्रो, ठीक है, अवोगाद्रोस लॉ. कौन सा लॉ, अवोगाद्रोस लॉ. तो यहाँ पर ये जो है इट गिव्स ओके रिलेशन बिटवीन
वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस, कि गैस की वॉल्यूम और उसकी अमाउंट में क्या रिलेशन होगा। तो यहां पर जो हम गैस की अमाउंट लेंगे वो मोल के फॉर्म में लेंगे। तो देखो इसने ये कहा है कि एट कांस्टेंट, समझ गए बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर गैस का क्या किया जाए, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, तो द वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ गैस इज, ठीक है, डायरेक्टली proportional to the moles of gas या its mole। ओके, कि गैस का टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N, या V इक्वल टू Kn या V अपॉन N इक्वल टू K मींस V1 अपॉन N1, तो V2 अपॉन क्या होगा, N2। सपोज अगर N1 1 है और V1 है 22.4 लीटर और N2 आपसे कह दिया जाए 2 है, तो V2 क्या होगा, तो आपने लिखा 22.4 अपॉन 1 इक्वल टू V2 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 22.4 into 2 मींस 44.8 लीटर। तो जिस जैसे आप मोल्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसके भी इसी तरह के ग्राफ्स होते हैं कि यदि हम यहाँ पर V और यहाँ N ले लें तो इस तरह का ग्राफ आएगा, या V अपॉन N ले लें और यहाँ पर चाहे N इंक्रीज करें तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के ग्राफ्स इसमें आते हैं। बात समझ गए आप यहाँ तक? तो इस तरह से ये था हमारा कौन सा लॉ, अवोगाद्रो लॉ। और भी डिफरेंट ग्राफ्स मैंने इसके जो बनाए हैं वो आप उसमें देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट होता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन, क्या, या हम इसको कह सकते हैं कंबाइंड, ठीक है, फॉर्म ऑफ गैसियस लॉज। जो गैसियस लॉज देखिए आपने कि वाइल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, अवोगाद्रो लॉ है, ये वॉल्यूम का ही तो रिलेशन बता रहा है, टेम्परेचर से, प्रेशर से, अमाउंट से। तो इन लॉज को अगर कंबाइंड कर दें तो इसी को बोला गया है आइडियल गैस इक्वेशन। देखो कैसे, कि आपने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी N, ये किसमें देखा आपने, अवोगाद्रोस लॉ, ये ठीक है, एट कांस्टेंट क्या था, प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, ये किसमें आपने देखा है, चार्ल्स लॉ में। ओके, जिसमें आपने चार्ल्स लॉ में देखा एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक देखा आपने V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द T, और ये किसमें आपने लिया था, वाइल्स लॉ में। समझ गए बच्चों, ये किसमें था, वाइल्स लॉ में, जिसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वहां पर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अगर हम दोनों कांस्टेंट रखें P और T तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अभी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N into T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। या हम और आगे बढ़ जाए तो P हमारे पास यहां आ जाएगा V इक्वल टू, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो है R into N T अपॉन क्या हो जाएगा P, या PV इक्वल टू nRT। ये है हमारे पास क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, गैस इक्वेशन फॉर आइडियल गैसेस, जो कि कंप्लीटली एक आइडियल कंडीशंस में बता रहा है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट आता है कि प्रेशर क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T। ध्यान से देखें आप कि P है, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ N मोल गैस, N, क्योंकि V क्या है यहां पर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ N मोल गैस।
T है टेम्परेचर ऑफ गैस, जो कि केल्विन में लेना, और N तो मोल्स ऑफ गैस हो। ये रिलेशन ही बताता है कि पीवी कांस्टेंट जो है वो इसके बराबर होगा। अगर इनमें किसी प्रकार का चेंज आएगा तो पीवी कांस्टेंट भी चेंज होगा, सॉरी पीवी प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, गैस की अमाउंट कांस्टेंट रखें। अगर हम इनमें कोई भी चेंज करते हैं तो ये प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम आगे और आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि R क्या है और इसकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं। फिर हम यहाँ पर इस गैस का जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है हम और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, अगर अब हम यहाँ आ जाते हैं गैस कांस्टेंट के बारे में, किसके बारे में? गैस कांस्टेंट R के बारे में। हम इसको डिफाइन करेंगे, इसकी जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, आपने देखा PV = nRT, R = क्या लिख सकते हैं हम? PV/NT। PV एक वर्क है, ये हम ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है ना, PV वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो R = हम लिख सकते हैं वर्क, ओके, अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। अब हम इसी से या हम इसी को लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर, जो कि केल्विन है। अब आप डिफाइन कर सकते हैं ना कि एनर्जी ऑफ, ठीक है, गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर एंड पर मोल ऑफ गैस मींस द एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर। क्या लिख सकते हैं कि R इज द एनर्जी और वर्क, ठीक है, ऑफ 1 मोल गैस एट पर केल्विन टेम्परेचर। कि एक केल्विन टेम्परेचर पर या पर केल्विन पर, एक ना कह के हम पर केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी गैस की क्या एनर्जी होती है पर मोल के हिसाब से, वही है R। अब हम आते हैं कि पर केल्विन टेम्परेचर पर और पर मोल गैस के लिए एनर्जी की क्या वैल्यू होती है। पहले तो हम इसकी यूनिट देख लें, ओके, और उसी यूनिट के बेस पर आपको पता चल जाएगा कि पर मोल गैस का पर केल्विन टेम्परेचर पर कितनी एनर्जी होती है या कितना वर्क होता है। तो देखो हम यूनिट्स के बारे में आते हैं। यूनिट्स में आप देखेंगे कि जैसे ये है R, PV/RT, हम NTP पर ले लें, किस कंडीशन में लें? NTP पर। तो NTP पर प्रेशर कितना होता है बच्चों? 1.01325 × 10⁵ पास्कल। जो वॉल्यूम होता है वो है 22.4, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू में मैं अगर लूं तो ये जो होती है एक्चुअल वैल्यू होती है इस प्रेशर वॉल्यूम की 22.414, ठीक है, इनटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर लीटर में लें तो ये हट जाएगा, लीटर में आ जाएगा। और R, ठीक है, तो यहां पर हमारा ये है NT और यहां पर हम टेम्परेचर, ठीक है, NTP पर कितना यूज करते हैं? 273 केल्विन, और N हो गया हमारा 1 मोल। ओके, अब हम क्या करें कि यहां पर R की वैल्यू कैलकुलेट करें NTP पर, तो ये हो गया 1.01325 10⁵ पास्कल मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, इनटू 22.414 इनटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा? मोल इनटू 273 केल्विन। तो यहां से हम एक इस तरह से हटा दें और इसको आप सॉल्व करोगे 314, ये आती है वैल्यू 8.3144, ओके, और न्यूटन मीटर, यहां से न्यूटन बचा ये मीटर, और हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मींस हम ऐसा लिख सकते हैं 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, क्योंकि जूल = न्यूटन मीटर। तो जूल में ये वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी? R। अगर आप इससे और आगे देखें कि अर्ग में लेना चाहें तो 1 जूल = होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8.3144, ठीक है, इनटू 10⁻⁷ अर्ग
मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो जब हमें CGS कहीं जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूनिट का यूज करेंगे। फिर अगर R को आप इसमें यूनिट में यूज करोगे तो ध्यान रखें कि जो प्रेशर होगा वो डाइन में होना चाहिए, मींस 10 to the power approximate 6 डाइन। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, मींस 22.4 × 10 to the power 3, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बाकी तो टेम्परेचर वही यूज होगा 273। अगर इसका भी यूज करके आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें तो भी यही आएगा। बस समझ गए यहाँ तक। और देखो अब हम यहाँ पर प्रेशर को 1 atm ले लें, वॉल्यूम को 22.4 लीटर ले लें, मोल्स वही 1 मोल हो जाए, टेम्परेचर 273। तो R इक्वल टू क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर एनर्जी की यूनिट में आया है। किस यूनिट में आया है? एनर्जी। तो कई जगह आपको एनर्जी की जब कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, तो वहाँ R हम किस में लेना होता है? हमें एनर्जी की यूनिट में। जहां हमें प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स अगर गैस के कैलकुलेट करने होते हैं तो वहां पर हमें R को इस यूनिट में लेना होगा जो इसके बेस पे आएगी। तो देखो यहां पर हम लिखे PV/RT, तो यहाँ P 1 atm into V 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल into 273। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.82 लीटर atm केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स इसमें आएगी। इस यूनिट का हम यूज करते हैं जब हमें कहीं प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास, अमाउंट ऑफ गैस इनकी कैलकुलेशन करनी हो तो हम इस यूनिट से कैलकुलेट करेंगे। और देखो आप अगर हम बार में लोगे कि प्रेशर अगर हम किसमें लें 1 बार, तो हमें वॉल्यूम लेना होगा 22.7 कितना लीटर, बाकी मोल तो वही हो जाएगा 1 और T 273 केल्विन। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बार इंटू 22.7 अपॉन 1 to 273। तो R की वैल्यू आती है 0.0831 बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस तरह से कैलोरी में चेंज करना है तो देखो बच्चों, अगर हम इस यूनिट को कैलोरी में भी ले सकते हैं कि R की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है, तो आपने देखा होगा 4.184 जूल इक्वल टू होता है 1 कैलोरी। तो R की वैल्यू अगर हम इस तरह से लेंगे 8.314, ठीक है, और ये हो गया अपॉन 4.184, तो यहां पर ये जूल की जगह आप किस में लिखी जाएगी? कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, जो कि 1.998 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, या अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं 2.0 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। इस तरह से हम कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन काफी टफ हो जाती है तो हम इसको 1/12 लीटर atm केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 इक्वल टू यही आता है लगभग 0.83 के आसपास। इसको भी हम इतना ही लगभग यूज कर सकते हैं 1/12, और हमें कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हमें ये 0.082 कैलकुलेशन करने में काफी टफ होता है। ऐसे ही 8.314 है जैसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20 है, इसके 25 डिवाइडेड बाय 3 8.314, तो इसको लगभग हम इस तरह से लिख सकते हैं 25/3, ठीक है, जूल केल्विन, और फिर हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो ऐसे में अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट आपको देखना है उसके आसपास की कोई वैल्यू दिख जाती है, आप आंसर लगा सकते हैं। तो हमें R की वैल्यू इस तरह से इजी गोइंग सॉल्व करके और यूज करनी होती है। तो यहां तक आप समझ गए आप अच्छी तरह से कि हमें कब क्या यूज करनी है। तो ध्यान रखें कि एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी, ठीक है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको, तो आप R की वैल्यू 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स SI सिस्टम में यूज करें, या फिर आप देख रहे हैं 8314 × 10⁻⁷ अर्ग, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स CGS में यूज करें, या फिर ये और आपको बताया मैंने 2.0 के आसपास, मतलब 2.0,
ठीक है, कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स यूज करो। और अगर आपको वॉल्यूम, प्रेशर, मोल्स, अमाउंट, टेम्परेचर इनकी कैलकुलेशन करनी है तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स मींस अप्रोक्सीमेट 1/12 में लीटर ये है, या फिर 0.082, ठीक है, 31 लीटर बार केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स यूज करें। इस तरह से आप जो है एनर्जी की कैलकुलेशन से और वॉल्यूम की कैलकुलेशन, इनका कैलकुलेशन करना है तो R की वैल्यू का ध्यान रखना होगा। जैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इसी में मोल्स आप गैस कैलकुलेट करना है तो कई जगह R बार बार आता रहेगा, ठीक है। अब यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं कि जो गैस, आइडियल गैस इक्वेशन है, इससे गैस की डेंसिटी, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, डिटर्मिनेशन वाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो अभी आपने देखा कि PV इक्वल टू mRT, और आगे बढ़ा दे तो PV इक्वल टू W अपॉन M इंटू RT। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो W अपॉन PV इंटू RT, या M इक्वल टू यहां पर आप देखें कि W अपॉन V RT अपॉन P। ये क्या है, एक W मतलब मास और V मतलब वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम मींस W अपॉन V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं D RT अपॉन P। अब यहां पर जब आप ध्यान रखें कि जो D आएगी वो ग्राम पर लीटर में आती है गैस के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर R हमें 0.0821 लीटर ATM, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स लेना होता है, T 273 केल्विन, P ATM में लेना होता है। तो जो वॉल्यूम है वो किस में आएगा, लीटर में, ठीक है। और मोलर मास जब आप यूज करोगे तो वो होगा ग्राम पर मोल में लेना है, तब डेंसिटी आपकी ग्राम पर लीटर में आना है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pm अपॉन RT। ये तो हो गया हमारा डेंसिटी कैलकुलेट करने का। ये है मोलर मास, ये क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। W तो मैंने बता दी, मास ऑफ गैस है ये, और ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, इसमें लेना होता है लीटर में। तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में यूज होती है। ये ग्राम पर लीटर में जब डेंसिटी यूज करके मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो D1 अपॉन D2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा M1 अपॉन M2। अगर एक ही गैस है, ठीक है, और T1 अपॉन D2, तो आप देख रहे हैं कि T1 अपॉन T2 सेम गैस हो, या D1 अपॉन D2 इक्वल टू हमारे पास देखोगे आप कि यहाँ पर सॉरी T के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, ये है D1 अपॉन D2, और P के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा है, ठीक है, कि P1 और D ये और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको इनका यूज करना है। तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, ये है कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे आइडियल गैस इक्वेशन पर बेस्ड हैं। तो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है कि 1.27 ग्राम सैंपल ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन occupies 1.07 लीटर at 27 and 373 मिलीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है और मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकालने के बाद नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको कंपेयर करना है उस मोलर मास से। उस मोलर मास के करस्पॉन्डिंग में हमारा ऑक्साइड निकलेगा। तो हमें कौन सा इक्वेशन लगाना होगा, PV = W अपॉन M इंटू RT। ओके, तो आपको यहां कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, तो W अपॉन PV इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, RT। तो देखो यहां पर M मोलर मास है, यहां W कितना दे रखा है 1.27 ग्राम। ये तो हो गई अमाउंट ऑफ
ऑक्साइड प्रेशर, R की वैल्यू और ले लें। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप मोलर मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इस तरह की कोई कैलकुलेशन करें तो R की वैल्यू लीटर एटीएम में ले लें। तो यहाँ पर 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ले लें इनटू टेम्परेचर, देखो कितना दे रखा है 25, तो ये कितना हो गया 298 केल्विन। ओके, प्रेशर हमें यहाँ पर जो यूज करना होता है वो एटीएम में होता है और हमें दिया है ये, तो हम 373/760 ये एटीएम में चेंज करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ गैस तो ये है 1.07 लीटर। अब आप सब सॉल्व करोगे इसे तो आपकी जो वैल्यूज हट जाएंगी, ग्राम पर मोल बचेगा सारा। तो ये जो आ रहा है इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 30 पॉइंट, ये हम कहें 29.995 ग्राम पर मोल, अप्रोक्सीमेट 30 ग्राम पर मोल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप NO और N2 है, केवल दो ही ऑक्साइड हैं जिनके मोलर मास थोड़ा कम है, तो यहाँ पर ये है 14 और प्लस ये क्या 16, तो ये क्या हो गया 30। तो ये इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो क्या होगा NO। इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे। N2O का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो NO आ गया। तो इस तरह से आपको ऑक्साइड का फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता देना था। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है, आप उसे और इजी बना सकते हैं। R की वैल्यू 1/12 रख के। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP assuming air is 80% N2 and 20% O2 by weight। अब यहां पर आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है जिसके लिए फॉर्मूला लगता है PM/RT। हमारे पास इक्वेशन क्या लगेगा, D PM/RT। आपको यहां प्रेशर 80 ये कह रहा है कि STP पर, तो यहां पर 1 ATM लेना होगा, ठीक है। अब आपको यहां पर मोलर मास नहीं पता, तो अभी हमें मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो ये तो है, ठीक है, मोलर मास ऑफ एयर, तो हमें एयर का लेना होगा। R हम रखेंगे 0.0821 वाला और T 273 केल्विन। STP पर टेम्परेचर कितना लिया जाता है। अब आप M कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। तो M देखो यहां पर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें क्या करना होगा कि यहां पर ये लेंगे हम परसेंटेज ऑफ N2 इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऐसे ले लेंगे हम। एवरेज निकालना है कि कितने मोल्स है, कितना इसका मास है, प्लस परसेंटेज ऑफ O2 इनटू मोलर मास, ठीक है, अपॉन में क्या कर दोगे आप 100। तो देखो नाइट्रोजन का है 80%, यही है ना, नाइट्रोजन 80% 28 प्लस ये है 20 इनटू 32 अपॉन में कितना है 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे समझ गए ना, तो ये आ जाएगा हमारा 28.8, कितना आ जाएगा 28.8 ग्राम पर मोल। तो ये जो मास आ गया इसकी वैल्यू हम अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास ये हो गया 1 ATM इनटू 28.8 ग्राम पर मोल अपॉन R की वैल्यू 0.0821, ठीक है, इनटू T टेम्परेचर हमारे पास है कितना 273। बस अब हम इसकी डेंसिटी इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, जो ये आ रही है 1.286 ग्राम पर लीटर। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। मींस यहां पर मोलर मास को आप एवरेज वैल्यू के बेस पर निकाल लेना था और बस PM D PM/RT का रिलेशन लेके और सॉल्व कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ कि डेंसिटी ऑफ गैस इज फाउंड टू बी 5.46 ग्राम पर लीटर एट 27, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड 2 बार प्रेशर। व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STP। तो देखो बच्चों अभी आपने देखा डेंसिटी इक्वल टू है PM/RT। अब एक ही गैस की डेंसिटी पूछी गई है, ठीक है, उसको एक टेम्परेचर में दे दिया गया है, दूसरे टेम्परेचर या हम कहें STP पर आपको पूछा गया, तो आप ऐसा लिखेंगे D1/D2 मींस यहां पर डेंसिटी जो हो गई ये हो गई आपके पास कितने में 27 डिग्री में और ये हो गई STP में,
प्रेशर 2 बार, ठीक है, दे रखा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। बाकी जब एक ही गैस होगी तो m/r ये तो हटा देंगे, क्या रहेंगे, ये कांस्टेंट है एक ही गैस के लिए फॉर सेम, मोलर मास वही रहेगा। तो हमारे पास अब जो रिलेशन बचेगा बच्चों, यहां पर देखो d1 हम इसको ऐसा ले लें, या d1/d2 इक्वल टू, तो अगर हम पहले d1 के लिए रिलेशन देखें तो d1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा P1/T1 और d2 इक्वल टू हो जाएगा P2/T2। जब हमारा m और r, m एक ही गैस है, एक ही गैस की डेंसिटी अलग अलग टेम्परेचर में पूछी गई तो मास तो चेंज होगा नहीं, r तो गैस कांस्टेंट है, दोनों में एक सेम रखेंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया d1/d2 इक्वल टू P1/P2 इनटू T2/T1। यहां तक बात समझ गए। ये डेंसिटी आपको दे रखी है। देखो आप क्या करोगे, पहली डेंसिटी जो d1 में है, कहां पर है वो क्वेश्चन, डेंसिटी फाउंड टू बी 5.4 ग्राम पर लीटर, तो 5.46 ग्राम पर लीटर। d2 आपको कैलकुलेट करना है, ओके। p1 जो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस फाउंड टू बी कितना एट 27 एंड 2 बार, तो आपको यहां पर 2 बार, ओके। t1 कितना रखना है 300, ओके। और अब आप आ जाते हैं t2 कितना, तो 273 और p2 कितना है तो 1 बार यूज करेंगे। बस अब आप यहां रखें तो 5.46 अपॉन d2 मींस एसटीपी पर डेंसिटी इक्वल टू p1 तो कितना हो गया 2, t2 273 अपॉन p2 1 बार इनटू t, ठीक है, t1 तो ये कितना है 300। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, d2 की जो वैल्यू आएगी वो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, जो कि किस में आ जाएगी, आपकी कंडीशन क्या थी तो ये आ रही है 3.0, कितनी आ रही है 3.0 ग्राम पर लीटर। ये हो गई हमारी डेंसिटी एसटीपी पर गैस की, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि क्या कह रहा है कि 273 द केल्विन the density of gas oxide at 2 bar is the same as the nitrogen at 5 bar, calculate molar mass। तो density is equal to Pm/RT। हम ऐसा लिखें d1/d2 is equal to होता है P1/P2 into M1/M2 into T2/T1। अब यहां देखो 273 में डेंसिटी ऑफ गैस ऑक्साइड एट 2 बार इज द सेम इज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर। अगर यहां टेम्परेचर की कंडीशन जो है कैलकुलेट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस ऑक्साइड 2 बार द सेम दैट ऑफ द नाइट्रोजन 5 बार, कैलकुलेट एट 273। तो टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है, तो यहां पर हम T1 और T2 बराबर है तो ये हट जाएगा। अब आपको यहां पर रिलेशन बचा d1/d2 इक्वल टू P1/P2 इनटू M1/M2। तो डेंसिटी का रेशियो अब यहां पर ये कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड, हम यहां पर ले लें, ये हमारे पास ऑक्साइड की हो गई, तो यहां पर ये किसकी हो गई नाइट्रोजन की, तो यहां प्रेशर ऑक्साइड का हो गया अपॉन यहां प्रेशर नाइट्रोजन का हो गया, मोलर मास नाइट्रोजन का हो गया, मोलर मास ऑक्साइड का हो गया ना, ऊपर आ रहा है ऑक्साइड तो ये हो गया ऑक्साइड का, ये मोलर मास ऑक्साइड का ही होगा, और यहां पर प्रेशर नाइट्रोजन तो मोलर मास भी नाइट्रोजन का होगा, यही हुआ ना। तो अब हमें देखना है कि किसके लिए क्या वैल्यू पुट अप करनी है। देखो अब ये कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ गैस ऑक्साइड 2 बार सेम है, तो ये जो रेशियो है मतलब d ऑक्साइड अपॉन dN2 ये तो रखना है 1, तो आपने लिखा कि 1 इज इक्वल टू ऑक्साइड का प्रेशर, देखो द गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार, तो आपने लिखा 2 बार, ठीक है। मोलर मास, तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपॉन में चले जाए तो यहां हो गया 5 इनटू क्या 20, तो बस ऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा 5 इनटू 28 अपॉन 2, ठीक है, जो कि 70 ग्राम आ जाएगा। यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए होगे ना।
कि आपको इस फॉर्मूले के बेस पर गैस के टेम्परेचर से फिर प्रेशर और मोलर मास के बेस पर डेंसिटी का रेशियो आ गया। अब ऑक्साइड की डेंसिटी क्या है वो देख रहे हैं, उनका रेशियो क्या है, 1 दे रहा है। बाकी प्रेशर और मोलर मास आप यूज करके और इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां तक बात समझ गए आप अच्छी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक और बचता है लास्ट में, यही था ना, ये तो हमने कर दिए कंप्लीट। अब हमारे पास है कि ओपन वेसल। देखो बच्चों ये कह रहा है कि ये एक ओपन वेसल है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, और कंटेन 27। ये सपोज 27 डिग्री मींस 300 केल्विन टेंपरेचर है। यहां पर जो गैस है सपोज 1 मोल है, या हम कहें कि इसमें n मोल गैस है। कितनी मोल है? n मोल गैस। अब वही कह रहा है कि जब इस कंटेनर को इतना गर्म किया गया कि इस गैस का जितना भी मोल्स था उसका 1/3 निकल के बाहर चला गया, तो अब यहां टेम्परेचर क्या होगा? तो देखो हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर भी वही 1 atm बना होगा ओपन वेसल। प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू होता है n RT, ठीक है। ये यहां पर P1 V1 इक्वल टू N1 RT1, P2 V2 इक्वल टू N2 RT2। यहां पर अगर हम ये कहें कि ये और ये बराबर हैं, तो हमारे पास बनेगा कि यहां पर P1 V1 इक्वल टू क्या है? P2 V2। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऊपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है गैस के ऊपर वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास बनेगा N1 RT1 इक्वल टू N2 RT2। ओके, R और हटा दे तो N1 T1 इक्वल टू N2 T2। यहां पर ये है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल मोल्स, इनिशियल टेम्परेचर, और ये है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एस्केपिंग, कि जब गैस एस्केपिंग हो गई तो क्या मोल्स बचे कंटेनर के अंदर और क्या। तो देखो यहां पर हम देखें कि N2 कितना है, कि ये क्या कहलाएंगे कि लेफ्ट मोल ऑफ गैस इन कंटेनर। वही कह रहा है कि जितने भी मोल्स थे उनमें से 1/3 तो निकल के बाहर चले गए, तो क्या बचे होंगे? तो N2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कि N1 माइनस N एस्केप। तो ये हो गया N, हमने इसके मोल लिए N1, ठीक है। एस्केप कितना हो गया? 1/3 ऑफ, ठीक है, किसका? N1 का। तो N1 यहां हो गया 1 माइनस 1/3, तो ये हमारे पास बचा 2/3 N1, यही बचेगा ना। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी किसकी जगह पर? N2 की जगह। बस अब हम इस फॉर्मूले में यूज करें तो N1, ठीक है, या आप यहां ले N1 into T, T है 300 इक्वल टू N2, तो 2/3 N1 into T2, तो T2 सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। जो कि सॉल्व करने में इसका जो आंसर आएगा देखो क्या आता है, ठीक है, तो ये आ रहा है 450 केल्विन। कितना आ जाएगा? 450 केल्विन, क्योंकि ये देखो 150 into 3 तो 450 केल्विन। टेम्परेचर आप केल्विन में पूछा गया है या सेंटीग्रेड में, उसको लें। तो ध्यान रखें यहाँ कि N1 T1 इक्वल टू N2, यहाँ N2 बचे हुए मोल्स हैं जो कि अब बचे हुए वो रखें। उस मोल का टेम्परेचर क्या होगा? क्योंकि मोल और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये क्वेश्चंस थे जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड थे, तो इनको नोट करो। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो लॉ है ये डिफरेंट गैसेस जो कि नॉन रिएक्टिंग नेचर की होती हैं, मींस ऐसी गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्शंस नहीं करती, उन गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर और इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इसके बीच में रिलेशन है। समझ गए ना कि ये लॉ ये कहता है कि जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं अगर उनको एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाए, मिला के मिक्स कर दिया जाए, तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस। समझ गए ना कि एक बड़े से कंटेनर में या वेसल में डिफरेंट गैसेस को भर दिया जाए जो रिएक्शन ना करें एक दूसरे से, और टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट, उस टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो जितनी भी गैसेस उसके अंदर है
उनके इंडिविजुअल या कहीं उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम हो। यही लिखा है कि द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट गैसेस at constant volume and temperature. Means P total of mixture is equal to the sum of PA plus PB plus PC dash dash जो है। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें A, B, C इस तरह की गैसेस हैं, उनके पार्शियल प्रेशर है PA, एक का है PB, एक का है PC, PD। तो इस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर अंदर बन रहा होगा वो जितनी भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। अब आता है कि ये पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर हमें गैस के मोल्स पता हो या फिर अमाउंट पता हो तो मोल्स कैलकुलेट करोगे पहले। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस आपको दी गई है उसको हम PV = nRT फॉर्मूले से निकालेंगे। यहां पर है मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस, ठीक है, ना कि मिक्सचर। यहां पर क्या है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट गैस। V है कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें गैस को भरा जा रहा है, लीटर में लेना है, R तो गैस कांस्टेंट है और टेंपरेचर है केल्विन में। दूसरा एक फार्मूला और होता है पार्शियल प्रेशर का कि गैस के मोल्स, ठीक है, या हम कहें कि गैस का मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के बराबर। या फिर एक गैस का इतना एटीएम इतना वॉल्यूम लेके और इतने वॉल्यूम में मिक्स कर दिया गया तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। या P टोटल को हम इस तरह से भी P1 V1 plus P2 V2 upon V1 plus V2 के बेस पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रुप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेगा, इनमें से कौन सा ग्रुप फॉलो नहीं करेगा। तो देखो बच्चों, अगर मान लो आपको इस तरह की गैसेस दे दी गई हो, जैसे लिखा है NH3 plus HCl, तो नॉट फॉलो, ठीक है, गैसियस डाल्टन्स लॉ, क्योंकि इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे ही मान लो SO2 और H2O है वेपर के फॉर्म में, या H2O SO3 है वेपर के फॉर्म में, या CO2 H2O वेपर के फॉर्म में है, ठीक है, NH3 plus CO2 वेपर के, ठीक है, इनका मिक्सचर है, ये रिएक्शन कर जाते हैं। बट अगर आपको लिखा है H2O plus N2, H2 plus O2, H2 plus Ne, He plus Ne, N2 plus Ne, इस तरह की गैसें लिखी है H2 plus Cl2, ये भी फॉलो नहीं करती क्योंकि ये रिएक्शन कर जाती है और HCl। तो यहाँ हम HCl मतलब H2 plus Cl2 नहीं ले सकते, H2 plus Br2 वेपर नहीं ले सकते। केवल वो गैसेस लेनी है जो आइडियल गैसेस हो सकती हैं, उनका मिक्सचर हो सकता है, या जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शंस नहीं करती। इस तरह की गैसें डाल्टन्स लॉ को फॉलो करती हैं और उनके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। समझ गए यहाँ तक? तो इस तरह का यही लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ फिर सॉल्व करके बताता हूँ। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1.6 ग्राम ऑफ CH4 एंड 2.2 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्ड 4, ठीक है, 4 लीटर, कितना है, 4.0 लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहां पर आप देखो कि गैसेस जो दो है, मिक्सचर गैसेस CH4 एंड CO2, इनके हमें अमाउंट्स दे रखी हैं, कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मोल्स निकालने होंगे, मोल्स ऑफ, देखो, तो यहां पर WCH4 कितना है, 1.6, WCO2 ये कितना है, 4.4, मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, 1.6 अपॉन 16 मींस 0.1, ठीक है। यहां पर आ जाए N किसके, CO2, तो 4.4 अपॉन 44 मींस 0.1। अब यहां देखो, आप एक एक करके पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लो। तो CH4 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, N अपॉन V और RT। तो N अपॉन V पॉइंट कितना है यहाँ पर 1, V हमारे पास टोटल कितना है 4 लीटर इनटू R की वैल्यू 12 अपॉन, मैंने आपको बताई थी लीटर इट 1 अपॉन 12 लीटर, यहाँ पर R इक्वल टू 1 अपॉन 12 मींस 0.083 के आसपास।
और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना है 300। ओके, तो 4.1 ठीक है अब इंटू 300 अपॉन 4 इंटू 12। इससे आप इसका प्रेशर कैलकुलेट करें, देखो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 300 ठीक है डिवाइडेड बाय ये हो गया 4, फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास है 12, तो ये आ गया ओहो 30 डिवाइडेड बाय 48.625। कितना आ गया हमारे पास, इसका वैल्यू आ गई 0.625, तो ये आ गया 0.625 ATM। बात समझ रहे हो आप, अच्छी तरह से देखें बिल्कुल सही आया कि नहीं। तो 300 डिवाइडेड ठीक है 30 डिवाइडेड बाय 4 फिर डिवाइडेड बाय 0.625। ओके, ऐसे ही हमें किसका कैलकुलेट करना है CO2, बिल्कुल सेम आ जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि 0.1 1/12 इंटू 300। ओके, लीटर ATM वाली वैल्यू ले ली मैंने, 1/12 क्यों कर रखी है, क्योंकि हमें इस तरह से 0.083 के करीब आसपास आ जाता है। और ऐसे ही यहाँ अगर 4 इंटू 12, तो ये आ गया 0.625। बस अब आपको P टोटल इक्वल टू PCO2 प्लस PCH4, तो देखो कितना आ जाएगा 0.625 प्लस 0.625 डबल कर, ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें भी बिल्कुल सिंपल सा है कि 250 ml ऑफ नाइट्रोजन एट 720 mm and 380 ml O263 put together in 1 liter flask। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगा हो गया P1 P2 V2, ये तो हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। देखो P1 अगर हम पहले नाइट्रोजन के लिए देखें तो P1 हमें कितना यूज करना है 720, V1 कितना वॉल्यूम है इसका 250 ml। ओके, P2 हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर P2 जो है ये हमारा हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड V2 हो गया ठीक है टोटल वॉल्यूम। तो ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, अगर न दे रखा हो तो सम कर देते। तो हमारे पास है 1 लीटर मींस 1000 ml। ml में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये भी ml है। तो बस पहले आप P, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा कितना 720 इंटू 250 इक्वल टू P2 और यहां हो गया 1000। इससे आप 720 250 अपॉन 1000 ओके, तो यहां से ये और ये, तो P2 इक्वल टू 72 इंटू 25 अपॉन 10 और कर देंगे तो 7.2 इंटू 25, ये हमारा P2 आ गया, कितना आ जाएगा देखो, तो 7.2 इंटू 25, तो ये आ गया 180, कितना आ गया 180। ऐसे ही दूसरा प्रेशर कैलकुलेट, तो ये हमारे पास किसका पार्शियल प्रेशर आ गया नाइट्रोजन का। ऐसे ही हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 किसके लिए लगा लेंगे, हमारा दूसरा क्या है O2। ओके, तो O2 का इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम देखो, O2 एट इतना ठीक है 380, तो हम यहां लिखेंगे 380 इंटू 650 इक्वल टू P2 इंटू 1000, क्योंकि एक ही कंटेनर में भरा जा रहा है। तो आपका पास P2 हो जाए 380 इंटू 650 अपॉन 1000 ओके, या 3.8 इंटू 65, तो ये आ गया आपके पास ठीक है कि 3.8 इंटू कितना है हमारे पास 65, तो 247, कितना आ गया 247 ml। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू PN2 प्लस PO2, तो पहला कितना था आपके पास 180 और ये है 247, तो ये हमारे पास जो टोटल सम आ गया इस तरह से। ओके, तो एक एक करके पूछा है तो दोनों का सम निकाल दिया, इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया, जिसमें हमने P1 V1 वाला एक रिलेशन दिया है उसके बेस पर कैलकुलेट किया। तीसरे में हमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में दे रखा है बट अमाउंट्स दे रखी हैं। तो गैसियस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम नाइट्रोजन, 44 ग्राम CO2 and 16 gram CH4 and total pressure mixture is 7 to 0. What is partial pressure of each gases? तो देखो आपको क्या करना है,
अमाउंट दे रखी है WN2 कितना दे रखा है 56 ग्राम, WCO2 कितना दे रखा है 44 ग्राम, WCH4 16 ग्राम। अब मोल्स ऑफ N2 तो 56/28 मींस 2 मोल, मोल्स ऑफ CO2 तो 44/44 तो 1, मोल्स ऑफ CH4 तो 16/16 तो कितना हो गया 1। यहां पर आपको क्या करना है, टोटल मोल्स देखो, टोटल मोल कितने हो गए हमारे पास, तो 2 + 1 + 1 तो कितना हो गया 4, तो XN2 कितना हो गया NN2/N टोटल, यहां का है समेशन n। तो हमारे पास नाइट्रोजन के मोल्स थे 2, टोटल मोल्स हैं ये, तो 1/2 मींस 0.5। ऐसे ही x किसका ले लें हम CO2, तो हमारे पास है 1/4 मींस 0.25, x CH4 ये भी हमारे पास 1 मोल है टोटल, तो ये है 0.25। बस अब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 XN2 into P टोटल, तो XN2 हो गया 0.5, P टोटल कितना दे रखा है 720। ओके, तो इसका हाफ हो गया 1/2 into 720। ऐसे ही P पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो 720 into 1/4। ऐसे ही किसका आ जाएगा CH4 720 into 1/4। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। ये है हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस डाल्टन्स लॉ में आते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गैस डाल्टन्स लॉ को फॉलो नहीं करेगी, कौन सी फॉलो करेगी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और ये न्यूमेरिकल्स यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ और ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस, या कहें कि एस्केपिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम पिन होल, जैसे फ्यूजन भी बोल सकते हैं कि किसी गैस का मिक्स होना, या हम ये कहें कि पूरे सिस्टम में गैस का फैलना भी क्या कहलाता है डिफ्यूजन। मतलब इस कमरे में मैं कहूं गैस छोड़ दी जाए और पूरे में फैल जाए, तो ये भी क्या है डिफ्यूजन। एक गैस और दूसरी गैस दोनों एक साथ मिल रही हैं, तो ये भी क्या है डिफ्यूजन। एक छोटे से पिन होल से गैस बाहर निकलती है तो उसे बोलते हैं इफ्यूजन। समझ गए ना? तो इस तरह से मतलब है कि ये है हमारे पास एक कंटेनर, तो यहां गैस किस तरह से फैल रही है यूं, समझ गए ना, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये तो क्या है डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा बच्चों डिफ्यूजन। और यहां से गैस यूं बाहर आ रही है सपोज ये क्या कहलाता है इफ्यूजन। अब चाहे डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन, इसने ये कहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। किसी भी गैस के फैलने की जो रेट है वो उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखती है। जिसका मोलर मास ज्यादा वो गैस धीरे धीरे डिफ्यूज होती है। तो अगर हम इसका रेशियो लें तो R1/RT √M2/M1। ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे इस फॉर्मूले से मिलेंगे। यहां पर R क्या है, यहां पर R है रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या है बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो R1/R2 का रेशियो, अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा N/T, मतलब है मोल्स अपॉन टाइम कि कितने मोल्स गैस के डिफ्यूज हो गए। मींस यहां पर N1 N2 ध्यान रखें वो मोल्स हैं जो सिस्टम से निकल के बाहर हो गए या फैल चुके हैं, जिनको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड मोल या इफ्यूज्ड मोल कह सकते हैं। टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, तो ये रिलेशन और बन जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, तो v1/v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है t1, और यहां पर क्या t2 इक्वल टू √x, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ गए बच्चों, ये रिलेशन भी बनता है। कई बार इतना लीटर इसका डिफ्यूज हो रहा है इतने टाइम में, तो इतने लीटर को कितना टाइम लगेगा गैस बता दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे। और आगे बढ़े, हम इसको एक प्रेशर के साथ रिलेशन ले लें, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो प्रेशर के बेस पर भी ये रिलेशन बनता है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट के। तो ये टोटल ओवरऑल रिलेशन है, या हम इसी को लिख सकते हैं R1/R2। P1 P2 गैस के इनिशियल प्रेशर है जब गैस ली गई थी, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। अब यहाँ N डैश क्या है, तो देखो बच्चों N डैश है यहाँ पर गैस के इनिशियल मोल जो कि फ्यूजन के पहले थे।
कि गैस के मान लो 10 मोल लिए गए थे इनिशियल, एक गैस के, दूसरे के 20 मोल लिए, डिफ्यूजन हो गया या इफ्यूजन हो गया, उसमें से इतने मोल इसके डिफ्यूज हो गए, तो बताएं क्या मोल्स बचे होंगे आफ्टर इफ्यूजन। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि हम इतने मोल इस गैस के लिए, इतने मोल इतने गैस लिए, इतने इतने मोल इसके डिफ्यूज्ड हो गए, या आपको मोलर मास और टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह की कोई कंडीशन दे रखी है, तो पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, गैस के कितने मोल इफ्यूज्ड हो गए, निकल के बाहर चले गए, तो मतलब एस्केप भी हो सकते हैं। फिर क्या बचे, तो अगर आपको ये है n-1 n-2 ये है इनिशियल मोल्स ऑफ गैसेस इफ्यूजन से पहले, अगर रिमेनिंग मोल्स पूछ ले तो कितने थे और कितने निकल चुके हैं, इसका मेजर में कितने बचे वो। जैसे इस कमरे में 10 मोल नाइट्रोजन है, 10 मोल हाइड्रोजन है, टेम्परेचर इतना है, तो बताएं कि किसके कितने मोल्स बचे हो इतने मिनट में, इतने घंटे डिफ्यूजन में। तो हम n1 n2 का रेशियो निकाल लें, उससे हमें n1 या n2 की वैल्यू आ जाएगी, इनिशियल मोल्स क्या थे वो कैलकुलेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं इक्वेशन को। n W/m होता है, तो अगर आप W/m की वैल्यू n1/n2 मींस यहां पर n1/n2 T2/T1 में कैलकुलेट करें इसको, तो फाइनल इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा, W1/W2 T2/T1 होता है √m1/m2, ये रिलेशन बन जाता है। तो यहां तक नोट करो। अब देखो बच्चों, आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, बहुत इजी हैं, आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको हिंट दे दूं, बता दूं। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि an unknown gas diffuses from 4 times quickly as oxygen, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन गैस। तो देखो बच्चों, आप जानते हैं R1/R2 m2/m1। R1 हम किसके लिए ले लें, अननोन गैस के लिए, R2 किसके लिए ले लें, O2। अब यहां पर देखो ये कह रहा है नोन गैस डिफ्यूज 4 टाइम्स क्विकली देन ऑक्सीजन, तो यहां पर हम R अननोन लिख सकते हैं 4RO2, मतलब अननोन गैस के डिफ्यूजन का रेट ऑक्सीजन के डिफ्यूजन रेट से 4 टाइम्स है। तो हमारे पास फार्मूला लगाए हम 4R2, मतलब हम यहां पर ले लें R अननोन अपॉन RO2 यहां पर MO2 अपॉन M अननोन गैस। ओके, तो यहां लिखे हम 4R2 अपॉन R2, ओके, RO2 मींस ये है अननोन गैस की डिफ्यूजन रेट जो कि ऑक्सीजन के डिफ्यूजन रेट से 4 टाइम्स है, ये हो गया ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट, और यहां पर आ जाएगा 32 अपॉन m। ओके, तो ये हो गया 4 √32 अपॉन m। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये है ना, तो अब हमें निकालना है कि m कितना हुआ, तो आप रूट उठा के यहां कर दें तो ये हो जाएगा, ठीक है, 32 अपॉन m, ऐसा लिख सकते हैं, यहां से रूट हटाएंगे तो यहां स्क्वायर लग जाएगा, तो ये कितना हो गया, देखो 4 का स्क्वायर मींस कितना हो गया 16 × 32 अपॉन m, तो m हो जाएगा 2, मींस जो गैस डिफ्यूज हो रही है उसका मोलर मास होगा 2, और ये क्या है, हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन की डिफ्यूजन रेट ऑक्सीजन की डिफ्यूजन रेट से 4 टाइम्स ज्यादा होगी। इस तरह से क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट देखो कि 180 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन डिफ्यूज्ड 15 मिनट व्हाइल अंडर द सेम कंडीशन 120 ml ऑफ H2 डिफ्यूज्ड 20 मिनट, कैलकुलेट मोलर मास। तो देखो यहां पर हम R किसके लिए ले लें, हाइड्रोकार्बन, तो हम जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से लेते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा V अपॉन क्या T, तो वॉल्यूम है 180 ml, टाइम कितना है इसमें देखो हमारे पास 180 ml और टाइम है 15 मिनट, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने बार, 12 बार चला जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया आपके पास कितना, 12। ऐसे ही R दूसरा गैस हमारे पास कौन सी है, SO2, तो SO2 V अपॉन T कितना हो जाएगा, तो इसका कितना है 120, और कितने मिनट में डिफ्यूज हो रहा है 20 मिनट में, ये कितना हो गया 6। बस अब हम यहां लिखें R, ठीक है, हाइड्रोकार्बन अपॉन R SO2, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहां लिखेंगे MSO2 अपॉन M हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का डिफ्यूजन रेट है 12, इसका हो गया कितना 6, यहां पर चले जाए और इसका होता है 64 मोलर मास अपॉन M हाइड्रोकार्बन, तो ये हो गया 2 64 अपॉन MH, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए तो ये हो जाएगा 4 64 अपॉन MH,
तो MH इक्वल टू 64/2 मींस कितना हो गया 60। तो ये हो गया इसका आंसर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो V अपॉन T का रिलेशन लेके बस मोलर मास के बेस पर सॉल्व कर दो। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने जितने भी रिलेशंस बताए हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और मैंने वो सब कराए हैं। आप चाहे तो मैं जो मेरी स्टेट ऑफ मैटर यूनिट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है उस पर आप देख सकते हैं। तो वाटर टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 वुड बी 1.5। तो यहाँ पर हमें ये लेना है कि Rn2 अपॉन Rso2। तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया है मॉलिक्यूलर मास के बेस पर कि यहाँ पर हम लेंगे SO2 अपॉन M N2 इक्वल टू T। ठीक है, यहां पर किसका हो जाएगा N2 अपॉन T SO2। यहां पर इसका रेशियो किसका किससे दे रहा है? द टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 वुड बी 1.652 टाइम्स दैट ऑफ SO2। मींस हम ये कहें कि जो Rn2 है वो है 1.625 RSO2, ये लिखेंगे हम इसमें। और M SO2 कितना यूज करोगे 64, M N2 कितना यूज करोगे 28। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ N2, तो व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 का दैट ऑफ द SO2। इसका टेम्परेचर तो मैंने लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, 2 मिनट बताता हूं इसका क्वेश्चन में। इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है ये भी देख लें। SO2 at 50 डिग्री, ठीक है, at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन N2 वुड बी 162 टाइम्स दैट ऑफ SO2 at 50। तो यहां पर जो TSO2 है वो लिखेंगे आपको 73 प्लस 50 मींस 323। आपको TN2 कैलकुलेट करना है, बस अब आप यहां रख दें तो ये हो जाएगा 1625 मींस हम इस फार्मूले में रखेंगे तो 1625, ठीक है, RSO2 अपॉन RSO2 इक्वल टू रूट यहां पर 64 अपॉन 28 इनटू N2 ये आपको कैलकुलेट करना है और SO2 का 323। बस इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से हटा दे इसको और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 373। किसके लिए आ गया कैलकुलेट करने पर आपके लिए? T1 मींस नाइट्रोजन। ये हो गया नाइट्रोजन का वो टेम्परेचर जिस पर नाइट्रोजन का डिफ्यूजन SO2 के डिफ्यूजन से इतने टाइम्स ज्यादा है। तो डायरेक्ट आपको ये रिलेशन याद रखना है। रिलेशन कहां से आ गया? तो ये जो है एवरेज मॉलिक्यूलर मास वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये उन्हीं से रिलेटेड है, उससे बना है ये इक्वेशन। नेक्स्ट है कि 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू, ठीक है, वेरी नैरो होल्स, हाउ मच हाइड्रोजन would be have diffused under identical condition। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें डिफ्यूजन का W1 अपॉन W2 लेना है अमाउंट ऑफ सेम टाइम में, तो ये था M1 अपॉन क्या M2। यहां पर अगर हम WH2 ले लें अपॉन W किसका है ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो M1 मतलब H2 अपॉन M O2। अब यहां देखो क्या कह रहा है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू एवरी narrow ground hole of much hydrogen would be have diffused, ठीक है, how much hydrogen would be, ठीक है, have diffused under identical condition। तो यहां पर हमें MH2 कैलकुलेट करना है, ये तो हो गया 4 और यहां पर आप क्या रखेंगे 2 अपॉन कितना हो गया 32। तो MH2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया 16 या MH2 अपॉन 4 इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा 1/4। तो सीधा है कि MH2 इक्वल टू 4/4 मींस 1 ग्राम। तो जब हाइड्रोजन का 1 ग्राम डिफ्यूज होगा उसी समय हाइड्रोजन का 4 ग्राम क्या हो जाएगा डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों इसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने कराए हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लें। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सारे रिलेशंस का जितने भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं ना बच्चों, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इनमें ज्यादा फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि आपको 3 गैस दे दी गई कि यहां पर है N2 H2 O2 SO2 CH4, पूछता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। समझ गए ना, इसमें क्या निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां सबके मोलर मास लिख दो 28 2 32 64 16।
ये इनके क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, सीधा है मोलर मास जिसका ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, तो सबसे फास्ट किसका डिफ्यूजन होगा, हाइड्रोजन का, फिर इसके बाद किसका हो जाएगा CH4, उससे कम किसका हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, इससे कम O2, इससे कम SO2। तो इस तरह से जो भी गैसेस दे रखी हैं उनके मोलर मास कैलकुलेट कर लो और मोलर मास के बेस पर उनका क्या बता दो आप, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि डिफ्यूजन लॉ जो है इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं उनके सेपरेशन में भी इस लॉ का यूज होता है। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स को केमिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बट डिफ्यूजन रेट से हम सेपरेट कर सकते हैं कि अगर हम दो आइसोटोप्स, जैसे यहां पर हम कहें कि यहां पर आइसोटोप्स H2 और D2 है, हम जानते हैं इसका मोलर मास 2 है तो इसका कितना होगा 4 होगा। तो जब आप इसे डिफ्यूज करोगे तो हम जानते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ या इफ्यूजन, अगर हम ये कहें इफ्यूज्ड कर रहे हैं तो इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, मोलर मास। तो आप देखोगे कि यहां पर अगर ये है मान लो 90% और ये क्या था 10%, तो यहां पर जब डिफ्यूजन होगा तो यहां कौन पहुंच जाएगा, H2 मान लो 95% पहुंच गया और D2 क्या रह गया 5%। फिर और आगे डिफ्यूजन करोगे तो ये H2 मान लो 99% और D2 1%। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां टोटल बाहर फ्यूज हो के कौन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर बहुत सारे यूज किए जाएं तो फाइनली हम एक प्योर आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं। और सबसे पहले कौन सेपरेट होगा, जो आइसोटोप सबसे हल्का है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम ये कहें फ्यूजन हो या डिफ्यूजन की बात की गई हो तो D2 से जाएगा T2 और T2 से जाएगा H2। इस रेट पर सेपरेट किए जा सकते हैं आइसोटोप्स। तो ये मेथड होती है इसका, तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। यहां तक समझ गए? तो हमने सारे गैसियस लॉ जो हैं उनको डिस्कस कर लिया, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताए मैंने, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप देखें उनको सॉल्व करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें हम काइनेटिक गैस थ्योरी लेंगे, वंडर वाल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।